तो आज प्रेस वार्ता में खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक राय हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में। और जिस तरह प्रेस वार्ता में हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं, तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर आखिरकार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खास बात इसमें यह है कि 25 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हें टिकट मिला है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। चूंकि जब विधायकों ने इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था और मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी कांग्रेस की, तो तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी आने वाले वक्त में उपचुनाव होंगे तो ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, इन्हें तो टिकट पक्की ही है। और भाजपा के समर्थन में आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा। और उसके साथ ही जब एक नई मध्य प्रदेश में राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ और शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बने और भाजपा की सरकार बनी, तो तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया खेमे के जो जितने भी विधायक हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया था अपनी विधायकी से, विधानसभा की सदस्यता से, उन्हें 2 बार टिकट तो मिलना ही था। लेकिन बीच बीच में कुछ जगह कई बार ये खबरें भी आ रही थी कि शायद किसी विधायक का टिकट ना कट जाए। और इसी बात को लेकर कुछ पिछले दिनों हमने देखा था कि सिंधिया खेमे के कुछ विधायकों में असंतोष भी व्याप्त था। लेकिन कल शाम तक जब भाजपा की सूची आई तो सभी जो विधायक हैं जो त्यागपत्र दे चुके थे उन्हें पुनः टिकट मिला है। और ये मतलब कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। हमें लगता है ये भाजपा की एक सोची समझी रणनीति थी और इसमें सिंधिया के जो खेमे हैं उनके सारे विधायकों को टिकट मिलना मतलब एक नॉर्मल कोई बात नहीं है। इसमें कोई राजनीतिक समीकरण नहीं है। अब ये देखना है कि जब चुनाव है 3 तारीख को, तो क्या उनके पक्ष में क्या फैसला आएगा। और जनता जो है अपने ही क्षेत्र से जनता ने जिन विधायकों को जिताया था और उन्होंने त्याग पत्र दिया और दूसरे दलों से वो अब चुनाव लड़ेंगे, तो जनता उन्हें किस तरह से लेगी और मतदान में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये एक नई रणनीति होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो टिकट वाली बात तो है ही नहीं। राजनीतिक समीकरण की आप बात कर रहे हैं वो भी नहीं है। सिंधिया खेमे को नाराज नहीं कर सकते, ये वाली बात है। नहीं, देखिए, सिंधिया खेमे को नाराज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार बनी है सिंधिया खेमे के विधायकों के समर्थन पर ही वो सरकार का जो बनना है। अब चूंकि मतदान है, चुनाव है और सिंधिया खेमे के जो विधायक हैं जो त्यागपत्र दे चुके हैं, अब तो वो विधायक नहीं है, लेकिन उनमें से ये बात है कि अब जब वो बन चुके हैं और विधायकों को टिकट मिला है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों उन्हें निराश करेंगे, उन्हें निराश करने की कोई बात ही नहीं नजर आती है। लेकिन अब निराशा और आशा की बात नए चुनाव से ही समझ में आएगी कि चुनाव की स्थिति और ऊंट किस करवट बैठता है। तो यहाँ पर इंडिया को भी साबित करने की जरूरत है आने वाले उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, राजनीतिक समीकरण जिस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो जरूरी हो गया है यहाँ पर कि बीजेपी को जितनी सीटें की जरूरत है वो लाना। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि 10 नवंबर को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चूंकि भाजपा को अभी 9 सीटों पर चुनाव जीतना जरूरी है ताकि वो अपनी सरकार बना सके। तो अब चुनावी ऊंट, जो चुनावी परिणाम का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी एक वक्त के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां और जो माहौल को देखते हुए एक तनातनी का दौर है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये एक नए तरह की राजनीति है कि जब भाजपा और कांग्रेस में इतना बड़ा फेरबदल है, क्योंकि पहले भी गठबंधन हुए हैं, पहले भी विधायक इधर से उधर हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार हमने देखा कि दोनों ही सरकार और विपक्ष बिल्कुल एक बराबर बॉर्डर में थे। उस वक्त सिंधिया खेमे के जो विधायक हैं उनका त्यागपत्र दे देना और फिर अब उपचुनाव की स्थिति होना और उपचुनाव में वो सारे के सारे जो विधायक रहे हैं उन्हें फिर से भाजपा से टिकट दे देना, ये अब जनता चूंकि ये तय करेगी कि उसने पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल पहले जिन विधायकों को कांग्रेस से लड़े थे, जिन प्रत्याशियों को उनने कांग्रेस के लिए हाथ पे वोट देकर चुनाव जिताया, आज वे फिर पंजा को छोड़कर वो कमल का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में क्या उनको दोबारा मत देके जिताना या हराना, ये जनता के मन में है। चूंकि ये निश्चित ही हमारे सामने मध्य प्रदेश की जनता के सामने मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नई घटना है और वे चुनाव बेहद रोचक हैं। अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव भी कहा जा रहा है मध्य प्रदेश को। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। नामों की घोषणा कल और 4 नाम नए निकलकर सामने आए हैं। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा भी 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है। देखिए, ये सही बात है
भिंड भिंड वगैरह की कुछ सीटें हैं, और जो ग्वालियर चंबल में ये कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ प्रभाव रहता है, जातिगत समीकरण दिखाई देते हैं। क्योंकि देश में अब हमारे यहाँ पर जो जातिगत वोटर का एक आधार है, जो जातिगत समीकरण सामने आता है, कहीं दलित वोट बैंक की बात की जाती है, कहीं सवर्ण के वोट बैंक की बात की जाती है। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि जनता के समक्ष ये परिणाम है कि जब पिछले बार हमने आपको कांग्रेस से जिताया, आप चुनाव जीते, और आपने हमारे साथ में, जनता का ये कहना है कि आपने हमारे साथ में गद्दारी की है और आपने त्याग पत्र दे दिया, अब आप दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही जब कांग्रेस के समक्ष अब ये चुनौती थी कि नए प्रत्याशी ढूंढना, क्योंकि उन्होंने, उनके जो प्रत्याशी थे वो त्याग पत्र दे दिए और अब उन्होंने नए प्रत्याशी ढूंढा है। ऐसे में जनता अब सोच रही है कि कांग्रेस और भाजपा शायद हम दोनों को ना चुने या दोनों को चुने। ऐसे में तीसरा, जो कि वहां पर बसपा का प्रभाव ज्यादा माना जाता है, कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो, उनका एक वर्चस्व भी माना जाता है उस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है निश्चित ही एक समीकरण, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, और कोई नया, ऐसा ना हो कि भाजपा और कांग्रेस को देखते हुए जनता कोई नया निर्णय ले और हमें कोई एक नया चेहरा देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 28 सीटों में चुनाव की बात है, उनमें से कम ये 2 या 3 से ज्यादा सीटों की स्थिति हम नहीं मान सकते। वर्तमान समीकरण जो कहते हैं, वर्तमान सर्वे जो कहते हैं, वो 2 या 3 से ज्यादा सीटों में स्थिति नहीं आएगी। सवाल मेरा यहाँ पर है कि देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है, जिसमें से 25 तो सिंधिया खेमे के हैं, और ये तय था कि उन्हें टिकट मिलेगा, और पहले से ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका था उनके हित के लिए। तो इतना समय फिर सूची जारी करने में बीजेपी को क्यों लगा? सूची भाजपा के साथ ये हम पिछले कुछ दिन, बहुत दिनों से देख रहे हैं कि भाजपा में कोई भी परिणाम हो, उन्हें अगर मालूम भी है कि हमें ये सूची जारी करनी है, वो जल्दबाजी नहीं करते। भाजपा के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दीनदयाल शोध संस्थान जैसे कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि जमीनी सर्वे कराते हैं। भाजपा, ऐसा नहीं है कि सभी विधायकों को टिकट देना मजबूरी होती या नहीं होता, लेकिन भाजपा के साथ ये है कि सारा कांग्रेस से पत्ते देखती है। कांग्रेस ने पहले टिकट अपने जारी कर दिए, उसके बाद भी भाजपा में मंथन का दौर जारी रहा। क्लियर था कि जो सिंधिया खेमे के, सिंधिया गुट के जो विधायक हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मंथन जारी था। बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि कुछ विधायकों के शायद टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा बहुत सारा गहन रिसर्च करती है, शोध करती है, उसके बाद ही वो अपने पत्ते खोलती है। मुझे लगता है कि वो पहले भाजपा वाले कांग्रेस के प्रत्याशियों को देख रहे थे कि कौन प्रत्याशी, कौन सी लिस्ट आती है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले अपने पत्ते खोल दिए, उसके बाद भाजपा ने अपने पत्ते खोले। बिल्कुल, खैर पत्ते तो सभी के खुल चुके हैं, अब आगे देखना होगा। चुनाव होंगे, मतदान होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे 10 नवंबर को, उस समय जनता क्या जवाब देती है, किसको सत्ता में किसकी वापसी होती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगले मुद्दे की ओर, इंदौर के खासगी ट्रस्ट ने हरिद्वार से अयोध्या तक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए देश भर में 500 एकड़ से ज्यादा जमीनें बेच दी है। अनुमान है कि ये पूरा घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद सरकार ने इस मामले की ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय अब किया है। सरकार ने कैसे देखते हैं आप? खासगी ट्रस्ट को 26 राज्य की 250 कुछ संपत्तियां देखभाल करने के लिए दी गई थी, लेकिन उसने कौड़ियों के दाम पर बेच दी और घोटाला अब उजागर हुआ है। देखिए, हमारे देश की विडंबना है कि अगर जब जमीनों का घाल मेल हो, चाहे कोई भी घाल हो, ट्रस्ट बनाकर, एनजीओ बनाकर बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं। खासगी ट्रस्ट वाला मामला भी कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है। अब चूंकि ये मामला बहुत दिनों से था, पूर्व में भी जो वहां अधिकारी रहे हैं वे भी इसकी जांच कर रहे थे। सामने आने से इस बात की ये पुष्टि होती है कि चूंकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऐसा हुआ है, तो जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं तो सरकार की मजबूरी हो जाती है कि कार्रवाई करना। क्योंकि जिस तरह से ट्रस्ट पे आरोप है कि उसने 500 एकड़ जमीन बेच दी है और हजारों करोड़ का घोटाला किया है, तो ये तो एकदम नई बात नहीं है कि आज जो ट्रस्ट ने आज ही से शुरुआत की हो। ट्रस्ट ये जमीन बेचने का धंधा बहुत दिनों से कर रहा होगा। ऐसे में अब प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासन इतने दिन से मौन क्यों था, और हाई कोर्ट के निर्णय लेने के बाद ही वो जागृत हुआ। अब लेकिन चूंकि ये मामला सामने आ गया है, इंदौर का जो बहुत एक समृद्ध रहे हैं ट्रस्ट हैं, और होलकर मध्य भारत के बीच की संधि थी, जमीनों से जुड़ा मामला है, जमीनों के बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं, और ट्रस्ट पे आसानी से कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता। ट्रस्टों को सरकार जमीन, मिट्टी भी ज्यादा कीमती होती है, फ्री के दाम में जमीन देती है। ऐसे में ये ट्रस्ट जो है अपने बहुत सारे
व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और कई बार अपनी जमीन को बेच देते हैं। ऐसे देश में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, लेकिन जो खासगी ट्रस्ट का मामला सामने आया है, ये निश्चित ही एक ये सोचने वाली बात है। सरकार के सामने ये सवाल है, क्या हमारी जनता के पास छोटी टुकड़ों के लिए तरसते हैं, लेकिन ट्रस्ट अपनी जमीनों को मुफ्त के दाम में लेते हैं और उसे हजारों करोड़ों रुपए में बेचते हैं। ये जांच जो है मुझे लगता है कई परतों को खोलेगी। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो कुछ नई बात हमारे सामने आएगी और पता चलेगा कि ये 1000 करोड़ का नहीं और उससे भी कहीं बड़ा घोटाला हो सकता है। बिल्कुल, राज्य सरकार इसकी ईओडब्ल्यू जांच कराने वाली है, लेकिन दूसरी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि इन जमीनों के किसी भी तरह के हस्तांतरण पर रोक लगा दी जाए और उसका कब्जा वापस राज्य सरकारों को दिया जाए। देखिए, कानूनी कार्रवाई के तहत मुझे मालूम है, अगर ट्रस्ट ने इस जमीन को किसी व्यक्ति के नाम, निजी व्यक्ति के नाम में रजिस्टर्ड कर दिया होगा, रजिस्ट्री हो गई होगी, तो उस व्यक्ति ने तो अपना दावा जता दिया है। क्योंकि ये मामला अंतर्राज्यीय से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से जुड़ा है, उत्तराखंड से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, अलग अलग राज्यों का हस्तक्षेप है। तो ऐसे में हर राज्यों के अपने कानून हैं, अपनी एक राजस्व की अपनी जांच के तरीके होते हैं और अपनी कार्रवाई के तरीके होते हैं। ऐसे में चूंकि जमीन मध्य प्रदेश के बाहर भी बेची गई है, ट्रस्ट भले ही मध्य प्रदेश का क्यों ना हो, ऐसे में सरकार के समक्ष ये चुनौती आएगी कि जो जमीनें ट्रस्ट ने मध्य प्रदेश के बाहर बेची है उन्हें वापस कैसे लिए जाए, और जिसने इस जमीन को खरीदा, रजिस्ट्री करा ली है, वो जमीन क्यों सरकार को सौंपे। ऐसे में मुझे लगता है कि अन्य राज्य मध्य प्रदेश का सहयोग करेंगे। इस बात में सवाल है हमारे सामने। ये समय आने पर तय होगा कि कितनी मदद मिल पाती है और ये जांच कितनी आगे बढ़ पाती है। आपको क्या लगता है दीपक जी, क्या इस ट्रस्ट में किसी तरह का हस्तक्षेप हो सकता है, राजनीतिक या कोई और, कि ट्रस्ट ने इतनी हिमाकत की कि उसको जो देखभाल के लिए संपत्तियां दी गई थी उसने बेच दी? देखिए, निश्चित ही जब 500 एकड़ जमीन कोई ट्रस्ट बेचता है तो ये कोई आम ट्रस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है। जब हम देख रहे हैं कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के सरकार कार्रवाई नहीं करती, इसका उदाहरण यह है कि हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जांच शुरू की है और जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी है। ईओडब्ल्यू चूंकि राज्य सरकार के अंदर काम करती है, तो जांच का दायरा क्या होगा और जांच कहां तक आगे बढ़ेगी, जांच किस तरह से की जाएगी, जांच में किस पक्ष को ज्यादा प्रभावित किया जाएगा, ये सरकार पर हमेशा ही तय रहता है। सरकार इस बात को तय करती है। तो हम ये कैसे मान लें कि जांच निष्पक्ष होगी, या जनता इसे किस तरह से ले कि 500 एकड़ जमीन बेच ली जाती है और सरकार मौन रहती है और अचानक सरकार कोर्ट के डिसीजन के बाद जागृत होती है और जांच बैठा दी जाती है। जांच कितना आगे बढ़ेगी और जमीनों को किस तरह से वापस लिया जाएगा, ये बेहद पेचीदा मुद्दा है। एक खासगी ट्रस्ट ही नहीं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में ही देख लिया जाए तो ऐसे हजारों ट्रस्ट हैं जो जमीन के खेल में शामिल हैं और उसमें सरकारी संरक्षण होता है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये हमसे किसी से छिपा नहीं है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर बहुत से ट्रस्टों को सत्संग और अन्य चीजों के लिए जगह दी गई हैं, लेकिन वहां पर आज आप जाकर देखेंगे तो सिर्फ बाउंड्री वॉल बनी हुई है। कोई कृषि अपने खेती बाड़ी कर रहा है तो किसी ने वहां व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित हुआ है, लेकिन ये जमीनें सरकार ने मुफ्त के दाम में दे दी हैं। खैर, इस मामले पे ईओडब्ल्यू जांच करेगी। वही सवाल उठता है, वही बड़ी बात है कि जांच कहां तक पहुंचती है, अगर कोई दोषी उसमें पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखना होगा। बढ़ते अगले मुद्दे की ओर, हाथरस गैंगरेप कांड। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि रेप के सबूत नहीं। चीफ जस्टिस बोले यह घटना भयावह और असाधारण थी। यूपी सरकार की कोर्ट से मांग है कि अदालत की निगरानी में ही सीबीआई जांच हो। एसआईटी मामले की जांच आज रिपोर्ट सौंपने वाली है। कई तरह के पहलू अब निकलकर इस केस में सामने आ रहे हैं। दीपक जी, कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं पिछले भी कार्यक्रम में भास्कर न्यूज के साथ में लाइव था, तब भी हाथरस के मामले की चर्चा हुई थी, आज भी इस बात में चर्चा हो रही है। ठीक है, हमारे बड़ी एक दुखद स्थिति ये है कि भारत में कुछ चंद लोगों के द्वारा, चंद राजनीतिक दलों के द्वारा, और हमारे इसमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे कुछ मीडिया, कुछ चैनल हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि इस कुचक्र में जारी हैं। चक्र नहीं, कुचक्र कहूंगा, क्योंकि देखिए शुरू से ही इस घटना की अलग अलग रिपोर्टिंग सामने आई हैं। सरकार अपने पत्ते खोलती इससे पहले ही हमारे सामने सैकड़ों लोग हैं जो गांव में पहुंच गए, और हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर हाथरस में अलग अलग मामले सामने आए हैं। अब हमारे नया मामला हमारे सामने आया है, हमारे समक्ष है।
तो हम ये देख रहे हैं कि अब मामले ने मोड़ ले लिया है। मेरी कुछ रिपोर्टरों से बात हो रही है कि यूपी के मामले ने फिर नया मोड़ लिया है। अब बात यह है कि ये नए फोन रिकॉर्डिंग में बात आई है कि जो पीड़िता है, जो अब हमारे बीच में नहीं है, और आरोपी, जो कि आरोपी, कथित आरोपी जिसे कहा जा रहा है, पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है, उनके बीच में कॉलों पे बात हुई है। ऐसे ही एक पुराना एफआईआर सामने आई है जिसमें कि पीड़िता के भाई ने शिकायत की थी कि उसने उसकी बहन, जो आरोपी है, अब उसकी बहन को मारने की कोशिश की, तब रेप की बात नहीं आई थी। धीरे धीरे बाद में 7-8 दिन में घटना बदलती है और ये बात सामने आती है कि वहां पर बच्ची से गैंग रेप हुआ है। लेकिन जब पीड़ित परिवार ने अपने नार्को टेस्ट से मना कर दिया और सीबीआई जांच से मना किया, तो फिर एक नया पक्ष सामने आया। तो ऐसे में ये जो मामला है उलझते ही जा रहा है और इसके सही मामला क्या है और क्या है, इस पर अभी मुझे लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में ही क्लियर होगा। परिवार के संपर्क में लगातार आरोपी था, 100 से ज्यादा बार बात हुई है। नया मोड़ है, नई बात है और बड़ी बात है। वही अंतिम संस्कार की बात को लेकर रात में क्यों किया गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया है कि अगर दिन में करते तो दंगे भड़क सकते थे, इस तरह की आशंका थी, इंटेलिजेंस इनपुट उन्हें मिला था। ये तथ्य उन्होंने कोर्ट के सामने रखे हैं। इसे कैसे ये तर्क में बिल्कुल माना जाने वाला तर्क नहीं है कि दंगे भड़क सकते थे। राज्य आपका है, सरकार आपके पास में है, आपने पहले से ही आपने पूरे गांव को घेर रखा था, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात थी। तो अचानक दंगा भड़कने को लेकर रात में ही अंतिम संस्कार कर देना, ये सरकार का कोई तर्क नहीं है और इस तर्क को मानने के लिए कोई वजह भी नहीं है। क्योंकि सरकार चाहती तो परिजनों को शव सौंपते और दिन में भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, ये सबके सामने है। और रात में सरकार की ये मंशा रही होगी कि रात में ही अंतिम संस्कार कर देंगे तो शायद ये मामला शांत पड़ जाए। लेकिन जैसे ही इस मामले में राजनीतिक दल सामने आए हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस तरह राहुल और प्रियंका गांधी जिस तरह से गांव में गए, परिजनों से मिले, तो इस घटना ने एक राजनीतिक रंग ले लिया और अलग अलग पक्ष सामने आए। तो सरकार की ये दलील बिल्कुल ठीक नहीं है कि दंगा भड़क जाते। अभी भी इस पक्ष में सामने आ रहा है कि वहाँ दंगे भड़क सकते हैं, दंगे भड़क सकते हैं। राज्य है, पुलिस है, तो आप अपनी सुरक्षा बढ़ाएं, कैसे दंगे भड़क सकते हैं? इसी पर तो हाई कोर्ट ने भी सरकार को खरी खरी सुनाई है। बिल्कुल तमाम तरह की चीजें अब जांच में निकलकर सामने आ रही है। एसआईटी की जांच भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को जवाब पेश करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जांच तो चलेगी, लेकिन कब तक चलेगी और उसे न्याय कब मिलेगा, ये बड़ी बात है। कब तक आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी, दोषियों को? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि हाथरस वाला जो मामला है, उसका अभी सच हमारे सामने 5% सच भी हमारे सामने नहीं आया है। जितनी भी जानकारी आई है, हर बार नई नई जानकारी सामने आई है। तो कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि पीड़िता से रेप नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट ये कहती है कि जो पीड़िता रही हैं और आरोपी रहे हैं उनमें पूर्व में संपर्क रहे हैं, जो कि कल की फोन कॉल डिटेल में सामने आए। बिल्कुल। आरोपी जो है, आरोपी परिवार और पीड़ित के परिवार है, उनके बीच में बात जो हुई है उसकी भी नया पक्ष सामने आया है। जो पीड़िता का परिवार है उसने लगातार आज तक अपने बयान बदले हैं। शुरू में उन्होंने कुछ बात कही, बाद में बात बदल दी गई। जब मामला राजनीतिक रंग लेता है और वहां पे नेताओं को आना जाना जैसे ही बढ़ा है, वैसे ही वहां पर बयान बदले गए हैं। ऐसे में इस मामले में हम ये तय नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 2-2 हॉस्पिटल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है कि पीड़िता से रेप हुआ है या नहीं हुआ है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट है जिसमें कि रेप की बात की जा रही है। सरकार अभी भी ये मानती है कि पीड़िता से रेप नहीं हुआ है, हत्या का मामला है। तो ऐसे में अभी तो कई दिन इस जांच में लग जाने हैं कि पीड़िता के साथ हुआ क्या था और पीड़िता की मौत की असली वजह है क्या, और पीड़िता की मौत के पीछे कौन है और किस कारण से पीड़िता की मौत हुई है। जब ये पक्ष सामने आएगा तभी ये एक न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम पहले भी इस तरह के मामले में देख चुके हैं, क्योंकि रेप के मामले हैं जो सर्वज्ञात रहे हैं। हमने निर्भया केस में देखा है कि 10-10 साल लग गए आरोपियों को फांसी देने में। तो इस मामले में भी इस स्तर पर जांच की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे तो ईमानदारी से, निष्पक्ष से जांच करवाएगी तो जल्द ही इसकी तह तक पहुंचा जा सकता है और जो आरोपी हैं उन्हें सजा दिलाई जा सकती है। बिल्कुल, और इसी जांच का आप हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दिलाई जाए और जल्द से जल्द दिलाई जाए। बढ़ते अगले मुद्दे की ओर। कोरोना संक्रमण धीमा पड़ गया है। देश में सक्रिय मरीज बढ़ने की दर लगातार 14वें दिन शून्य से नीचे रही।
ये संक्रमण का पीक कहलाता है। WHO के पैमाने पर भारत में कोरोना का पीक आ चुका है। कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना भी एक अदृश्य शत्रु है और जिसके बारे में हर बार नई नई जानकारी हमारे सामने आई। हम शुरू में देखा है पहले कि WHO ने इसे महामारी मानने से मना कर दिया, अचानक फिर उसने उसे कहा कि महामारी है। अब WHO कह रहा है कि भारत में पीक का समय है, तो पीक का समय है, हो सकता है अब हमारे सामने बहुत सारे नए मामले आए हैं। और भारत, क्योंकि मैं पिछले ही दिन देख रहा था, वित्त मंत्रालय ने ही एक डाटा जारी किया था जिसमें कहा था कि पिछले कुछ दिनों में भारत में संक्रमण की दर घटी है, लेकिन अब WHO कह रहा है कि भारत में ये पीक समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब डाटा तेजी से बढ़ रहे हैं और पीक समय है, तो इस बारे में कुछ भी तय नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि रोज कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको 1-2 जिलों की रिपोर्ट में देख रहा था, तो मध्य प्रदेश से कुछ जिलों में संक्रमण की दर घट गई है। जहां पिछले दिन तक 40-40 मरीज सामने आ रहे थे, पिछले दिनों 2 या 3 मरीज आए हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की बात करूंगा। सिवनी जिले में पिछले 5-6 दिनों में 15 से 20 मरीज रोज मिल रहे थे, जबकि परसों यहाँ पर 1 मरीज मिला है और कल 2 मरीज मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारे यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी, मतलब लोगों में से कोरोना वायरस आया और निकल गया, ये स्थिति तो नहीं आई है, क्योंकि भारत में इस तरह का किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है। तो कहीं कोरोना वायरस का जो कारण है, संक्रमण है, वो होकर निकल जाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो ग्रामीण आधारित है। गाँव में कई बार ऐसा होता है, जिसको हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस कई लोगों में लक्षण ही सामने नहीं आ रहे हैं, और कई बार कई लोगों में ऐसे लक्षण सामने आते हैं कि एक दिन में ही उनका स्वाद जो है वो खत्म होता है और दूसरे दिन वो ठीक भी हो जाते हैं। तो कई बार हमारे यहाँ जांच की दर भी धीमी रही है, तो ये अच्छा भी है कि हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोरोना से इतना हताहत नहीं हुए हैं लोग जितना कि अन्य देशों में हुए हैं। लेकिन भारत में पीक समय है, ये तो WHO ने कहा है, लेकिन हमें सतर्क होने की जरूरत है। अभी कुछ दिनों की बात है, सब लोग सतर्क रहें और सावधान रहें, तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन पीक आवर है ये कहना हम नहीं कह सकते, क्योंकि WHO विश्व की सबसे बड़ी संगठन है, स्वास्थ्य संगठन है, तो ठीक है, उनकी बात हम मान लेते हैं। बिल्कुल, WHO के अनुसार ये फ्री पीक है और मरीज इसमें ज्यादा आते हैं, लेकिन मौतें पहले से कम होती हैं। हालांकि ये तो कई दिनों से हमारे देश में चल रहा है कि मौतों का जो आंकड़ा है वो दिन पे दिन घट रहा है, अब मरीज भी कम निकल रहे हैं। खैर, देखना होगा कि कब तक जंग कोरोना से हमें लड़नी और कब हमें जीत मिलती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मंडी शुल्क 1.5 रुपए के स्थान पर अब 50 पैसे हुआ। मंडियों का सुगम संचालन किसानों और व्यापारियों के लिए आवश्यक है। इतने दिनों से जो हड़ताल चल रही थी, कल वो खत्म हो गई। व्यापारी महासंघ की सीएम से मुलाकात हुई है और सीएम ने ये घोषणा की है कि जो टैक्स को लेकर जो मांग लगातार व्यापारी कर रहे थे, मंडी कर्मचारी कर रहे थे, वो सरकार ने मान ली है। देखिए, ये सरकार की अच्छी पहल है, सरकार को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये अब 1.5 रुपए था और ये 50 पैसा हो गया है। मंडी में किसान जाते हैं, वहाँ पर टैक्स के नाम पर बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया जाता है, तो कई बार जो किसान होता है वो मंडियों में जाने से बचता है। किसान को ये लगता है कि हम मंडी जाएंगे तो अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाएंगे। अब व्यापारियों का वहाँ भी हमेशा आना जाना है, वहाँ रहते हैं, उन्हें भी टैक्स दिया जाता है। तो ऐसे में व्यापारियों के कहीं ना कहीं व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और किसानों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता है। अब चूंकि टैक्स कम कर दिया गया है, तो मुझे लगता है किसान जब वहाँ जाएंगे और अपना टैक्स बचेगा तो उन्हें अलग से आर्थिक लाभ होगा और नुकसानी बचेगी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का अच्छा फैसला है और मुझे लगता है कि ये सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। और ये फैसला कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ सकते हैं कि किसान बिल का जो विरोध हो रहा है, ऐसे में किसानों के पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में कोई अच्छा फैसला लेकर सरकार कोई एक उदाहरण पेश करना चाहती है कि सरकार किसानों के साथ में है, ना कि उनके विरोध में। साथ में है या नहीं, ये फैसला जो आया है उसके बाद क्या परिणाम इसका निकलकर सामने आते वो देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, समय की कमी हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रेस वार्ता में आज हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां वो अब बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। बीजेपी ने अपने 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कल देर रात कर दी है। सभी के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए 25 जो लोग थे, 25 जो विधायक थे, उन सभी को टिकट मिला है। खैर, सत्ता की वापसी किसकी होती है सत्ता में, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, जब परिणाम आएंगे जनता के जवाब के साथ। तो फिलहाल प्रेस वार्ता में इतना ही।